जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 6 जून सेकेंड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का। तो साथियों, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस के, तो उनको साथियों हम लोग इसमें देखने वाले हैं। साथियों, अभी जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम होना है उनके लिए साथियों ये जो क्लास है काफी रामबाण साबित होने वाली है। इस क्लास में साथियों उस पैटर्न पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को बंगाल के कलकत्ता टाउन हॉल में घोषित किया गया था। ठीक है, जब भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्वदेशी आंदोलन दोस्तों है ये किसके विरोध में शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा जब बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में, तब साथियों इस स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना था। ठीक है, तो ये भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी? तो साथियों, शालीमार बाग निर्वाचन क्षेत्र से जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, ये जो है विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी। ठीक है साथियों, 20 फरवरी 2025 से दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत हैं। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मारलेना के बाद वह इस पद को संभालने वाली चौथी महिला हैं। तो साथियों ये भी याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो रेखा गुप्ता हैं ये जो है किस नंबर की मुख्यमंत्री हैं, तो साथियों याद रखिएगा 9वीं मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये चौथी महिला हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 43 साल में किस खाड़ी देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम बन गए हैं? तो दोस्तों इन्होंने कुवैत देश की यात्रा की है और साथियों ये जो है पहले खाड़ी देश की यात्रा करने वाले जो है पहले भारतीय पीएम बन गए हैं। ठीक है, ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या पूछा गया था कि कांग्रेस का दिसंबर 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, जो ये अधिवेशन हुआ था 1929 का, इसमें दोस्तों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसकी अध्यक्षता दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। लॉर्ड इरविन दोस्तों 1926 से 1931 तक भारत के वायसराय थे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के वायसराय दोस्तों कौन थे, तो याद रखिएगा कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना दोस्तों पूछा जाए कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1855 में एओ ह्यूम के द्वारा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन अगर पूछा जाए आपसे, तो याद रखिएगा बंबई में 28 से 30 दिसंबर 1885 को डब्ल्यू बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तो साथियों ये जो भी पॉइंट दिए हुए हैं इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अभी जो आने वाले जिनका भी एग्जाम अभी लगा हुआ है, तो साथियों उनके लिए ये काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। साथियों इनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। भूमि नियंत्रण के लिए मुख्य अधिकारी कौन होता था? साथियों इसको जो है अग्रहारिक होता था। क्या होता था? अग्रहारिक। यह अधिकारी अग्रहारों ब्राह्मणों को दान की गई भूमि का प्रभारी होता था और सुनिश्चित करता था कि भूमि का उचित प्रबंध किया जाए। गुप्त काल के दौरान भू अभिलेखों के सुरक्षित रखरखाव के लिए जिम्मेदार अधिकारी को किस रूप में जाना जाता था? तो साथियों याद रखिएगा कर्णिका। ठीक है, और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जो संधि विग्रह किसको बोलते थे, तो विदेश मामलों के जो मंत्री होता था उसको दोस्तों संधि विग्रह कहते थे। ठीक है, कुमार मात्य और
आयुक्ता साथियों किसे कहते थे? तो एक राजा और प्रांतीय प्रशासन के बीच जो है गहरे संपर्क को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार जो अधिकारी होता था उसको कुमारमात्य कहते थे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है और सारे जो पॉइंट है ये आप लोग अच्छे से याद करिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर साथियों हो जाएगा वी नारायण। कौन है साथियों? वी नारायणन जो है ये वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। इनको जो है साथियों इसरो का 11वां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग DOS का सचिव नियुक्त किया गया। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि 10वें कौन थे तो याद रखिएगा डॉक्टर S स्वामीनाथन, ये साथियों 10वें थे। और साथियों ये जो है 15 जनवरी 2022 से लेकर के 14 जनवरी 2025 तक साथियों इन्होंने कार्यभार संभाला। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी जो इसरो है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों याद रखिएगा विक्रम साराभाई साथियों ये जो है इसरो के पहले अध्यक्ष थे। अगर साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अध्यक्ष कौन है? तो साथियों याद रखिएगा प्रोफेसर सतीश धवन साथियों इन्होंने सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले साथियों ये जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष रहे हैं। और साथियों ये जो है 1973 से 1984 यानी साथियों इन्होंने 12 वर्ष तक इन्होंने साथियों ये अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है साथियों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? गुप्त काल के बाद अग्रहार किसके अधीन आता था? तो गुप्त काल के बाद जो अग्रहार है दोस्तों ये क्षेत्रीय राजवंशों जैसे कि पल्लव, चोल और अन्य शासकों के अधीन आता था। ठीक है, गुप्त काल में ब्राह्मणों एवं मंदिरों को दी जाने वाली साथियों जो भूमि होती थी उसको क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा उसको अग्रहार कहा जाता था। ठीक है, ये साथियों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए ये काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 2014 की कौन सी योजना है जो निवेश विनिर्माण स्किल से संबंधित है? तो दोस्तों जो मेक इन इंडिया पहल 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य निवेश को सुविधाजनक बनाना, नवाचार को बढ़ावा देना, सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण, बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, व्यापार करना आसान बनाना है और साथियों कौशल विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये साथियों पॉइंट जो है आप लोग याद रखिएगा। इनसे जो है जो भी ऑप्शन इसमें दिया हो तो वही साथियों आप जो है यहाँ से देख के आंसर चेक कर लीजिए। साथियों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? थार रेगिस्तान के क्षेत्र में कौन नहीं आता है? तो दोस्तों थार रेगिस्तान जिसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है, एक ऐसा रेगिस्तान क्षेत्र है जो उत्तर पश्चिम भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में फैला हुआ है। यह पश्चिम में सिंधु नदी के मैदानों, उत्तर पूर्व में पंजाब के मैदानों और दक्षिण पूर्व में दोस्तों अरावली पर्वतमाला और दक्षिण में दोस्तों कच्छ के रण से घिरा हुआ है। तो साथियों यहाँ से आप लोग आंसर देख करके सही आंसर देख लीजिए। ठीक है साथियों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो साथियों याद रखिएगा भारत के जो वर्तमान नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक हैं उनका नाम है के संजय मूर्ति। क्या है तो दोस्तों उनका नाम है के संजय मूर्ति, जो हैं भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे विवाह किया था? तो साथियों जो नंदी राजकुमारी दुर्धरा थी, इनसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था, इसको याद रखिएगा। लेकिन साथियों आप लोग और भी जो पॉइंट है इनको भी याद कर लेना, जिनसे उन्हें साथियों पुत्र जो है बिंदुसार हुआ था और बाद में उन्होंने दोस्तों यूनानी शासक सेलुकस निकेटर की बेटी हेलेना से भी विवाह किया था। ठीक है, तो इनकी जो पहली पत्नी थी जिनका नाम था नंदी राजकुमारी दुर्धरा। ठीक है, और जो साथियों जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था सेलुकस की जो बेटी थी हेलेना, उनसे साथियों उसने विवाह किया था और जो एक राजनीतिक गठबंधन था। ठीक है, शक शासक को हराने के बाद दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव स्वामिनी से शादी की, जो एक राजकुमारी थी और उनकी बेटी का नाम था प्रभावती। उन्होंने दोस्तों नाग राजकुमारी कुबेर नागा से भी शादी की थी, जिससे उन्हें प्रभावती नाम की एक बेटी हुई थी। उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह
वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। तो साथियों ये जो पॉइंट है ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएम गति शक्ति योजना किस लिए लाया गया था। तो साथियों 15 अगस्त 2021 को पीएम गति शक्ति योजना की घोषणा की गई थी। पीएम गति शक्ति योजना का जो मकसद था दोस्तों, देश में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करना था। तो ये भी साथियों याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि किस लिए लाया गया था। तो साथियों आंसर हो जाएगा पीएम गति शक्ति योजना जो है इसका मकसद था देश में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करना था। अगर साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि ये कब लाया गया था, तो दोस्तों याद रखना 15 अगस्त 2021 को ये लाया गया था। ठीक है, अगला साथियों पूछा गया है कि गुप्त साम्राज्य में सामंत और भक्ति किसे कहते थे। तो साथियों याद रखिएगा कि गुप्त साम्राज्य में सामंत और भक्ति दो अलग अलग संदर्भों में उपयोग किए जाते थे। सामंत राजा के अधीन शासक थे जो राजा को सेना और धन प्रदान करते थे। और साथियों जो भक्ति था, भक्ति का अर्थ होता है राजा के प्रति निष्ठा, समर्पण। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग याद रखिएगा, ये जो है इसका अर्थ होता है कि रैम का क्या कार्य होता है। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तब याद रखिएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर का एक अस्थायी स्टोरेज है जो सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को डेटा और निर्देशों को जल्दी से एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ साथियों आप लोग याद रखिएगा रैम का कार्य क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। यह डेटा को अस्थायी रूप से साथियों स्टोर करता है जिसे आप वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि ओपन एप्लीकेशन या दस्तावेज। जब आप कंप्यूटर बंद करते हैं तो रैम में संग्रहित डेटा मिट जाता है, इसलिए साथियों यह अस्थिर मेमोरी, इसी को साथियों बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, इसलिए साथियों इसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निःशुल्क न्यायिक सहायता किस में शामिल किया गया है। तो साथियों हमारे पास 3 ही ऑप्शन आ पाए हैं और साथियों 4 ऑप्शन थे इसमें। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, एक ऑप्शन और था इसमें। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा डीपीएसपी। ठीक है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में साथियों शामिल है। ये साथियों संविधान के भाग 4 में वर्णित है, जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह सभी को न्याय प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान करे, जिसमें निःशुल्क कानूनी सहायता भी शामिल है। तो साथियों याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि डीपीएसपी है वो किस भाग में वर्णित है, तो साथियों भाग 4 में ये वर्णित है। ये आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो साथियों आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेट्री को साथियों चुना गया है। वह इस पद के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला और अफ्रीकी हैं। वह दोस्तों 23 जून 2025 को जर्मन थॉमस बाक की जगह लेंगी। तो साथियों ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, आईओसी के जो 10वें अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेट्री हैं। ठीक है, अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि कौन सा भारतीय 2025 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य है, तो साथियों याद रखिएगा नीता अंबानी। कौन है दोस्तों, जो नीता अंबानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है, तब साथियों आप लोग याद रखिएगा लॉन्जेन में। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में साथियों ये स्थित है। तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि अंतरिक्ष ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अगला साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कितने भारतीयों ने अभी तक बुकर पुरस्कार जीता है। ये साथियों आपसे पूछा गया था। तो आंसर साथियों हो जाएगा 3। और साथियों तीनों के आप लोग नाम याद जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पहले साथियों है अरुंधति राय। इन्होंने साथियों 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जीता था बुकर पुरस्कार। दूसरे साथियों हैं किरण देसाई। इन्होंने 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स के लिए जीता था। और साथियों जो तीसरे हैं अरविंद अडिगा। इन्होंने साथियों 2008 में द व्हाइट टाइगर के लिए जीता था बुकर पुरस्कार। ठीक है, तो साथियों आप लोग ये तीनों जो है याद कर लेना नाम। ठीक है, इनसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है।
अगला साथियों एक क्वेश्चन और बनता है कि बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो साथियों याद रखिएगा जो बुकर पुरस्कार है ये साहित्य से संबंधित है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 2024 का जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोस्तों है ये जेनी एर्पेनबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित पुस्तक का नाम है कैरोस को दिया गया है। कैरोस साथियों एक जर्मन उपन्यास है। ये भी साथियों आप लोग याद रखिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में, ठीक है, तो ये यहाँ से आप लोग इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या परिवर्तन किया जाता है। तो साथियों जो वक्फ संशोधन बिल है इसमें जो है कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं। परिवर्तनों में गैर मुस्लिम समुदायों और महिलाओं को वक्फ बोर्ड में शामिल करना, वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, कलेक्टर को सर्वेक्षण का अधिकार और ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की अनुमति इसमें शामिल है, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया हो वो आंसर देख के आप लोग यहाँ से राइट लगा लीजिएगा। साथियों यहाँ पर और भी पॉइंट है उसको याद करना कि जो वक्फ है ये संशोधन विधेयक 2025 भारतीय लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया था। और साथियों जो विधेयक है विधेयक में 1923 के मुस्लिम वक्फ अधिनियम को रद्द करने और 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। तो साथियों ये भी आप लोग यहाँ से पॉइंट याद रखिएगा। अगले साथियों क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था में और नलकूप से निकाला जाता है। इसके अलावा नहरें और तालाब भी सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो में Alt+ टैब दबाता हूं तो यह क्या होगा। तो साथियों याद रखिएगा कि विभिन्न खुली हुई जो विंडो या एप्लीकेशन के बीच स्विच कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ से क्या होगा जो विभिन्न जो खुली हुई जो विंडो हैं या एप्लीकेशन है इनके बीच जो है स्विच कर सकते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो रसोई में जो है परासरण मतलब ऑस्मोसिस का एक उदाहरण है। तो साथियों याद रखिएगा अचार बनाना, सूखे मेवों को पानी में भिगोना, सलाद के पत्तों को पानी में भिगोना, नमक से मछली को सुखाना, ये साथियों चारों जो है एग्जाम्पल हैं इसके। तो आपको जो भी उसमें जो है ऑप्शन दिया हो आप लोग साथियों यहाँ से आंसर देख लीजिए, ठीक है। आप लोग साथियों ये चारों एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है OCI का पूर्ण रूप क्या है। तो साथियों याद रखिए जो OCI है OCI का पूर्ण रूप है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये साथियों जो है OCI का पूर्ण रूप है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। साथियों अगला क्वेश्चन है भारतीय अंग्रेजी कवि नसीम एजेकिल की पुस्तक का नाम क्या है। तो साथियों याद रखना जो भारतीय अंग्रेजी जो कवि है नसीम एजेकिल की पुस्तक का नाम है पोएम्स, ठीक है। तो ये आप लोग साथियों यहाँ से याद रखिएगा, पोएम्स इनकी पुस्तक का नाम है। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस उपन्यास को 2024 बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो साथियों याद रखना आर्बिटल ब्रिटेन के सामंता हार्वे द्वारा ये लिखित है, इसका नाम है आर्बिटल। इसको साथियों 2024 के बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है, ये एक उपन्यास है जिसका नाम है आर्बिटल, ठीक है। तो साथियों अगर पूछा जाए कि जो आर्बिटल उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है तब साथियों आप लोग आंसर लगाइएगा ब्रिटेन के सामंता हार्वे द्वारा ये लिखा गया है। साथियों एक क्वेश्चन पूछा गया था ओलंपिक सम्मान से, ठीक है, ये किसको मिला है। ऑप्शन साथियों दिए थे अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, एक साथियों और ऑप्शन था एक बच्चे ने भेजा है मेंडल नहीं था, मेडल साथियों नहीं था, ठीक है, इसने बताया है कुछ ओलंपिक के सम्मान था, ओलंपिक के सम्मान था, ठीक है। तो साथियों ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अगर किसी को क्वेश्चन मालूम हो सही तो वो भेज सकता है, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। साथियों एक क्वेश्चन और पूछा गया था, साथियों एक क्वेश्चन था अनुसूचित क्षेत्र से पूछा गया था। ये साथियों 1992 में जिसे समाप्त किया गया था किससे संबंधित था, ये साथियों पूछा गया था, ठीक है। तो इसको भी साथियों ये सही क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, तो इसको साथियों देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं साथियों अगली शिफ्ट के साथ में। अगर साथियों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और साथियों अगर आप लोगों का कभी एग्जाम दिया है तो आप लोग भी साथियों टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो साथियों उसमें जो है क्वेश्चन अपने भेज दिया करिए, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में,
नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।